वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, हम लोग पढ़ने वाले हैं एजेंसीज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, एजेंसीज मतलब इसके अभिकरण को हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है, उसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, इसीलिए मतलब मैंने उस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव भी हो और आप जल्दी से उस चीज़ को समझ भी जाओ। तो उसी प्रकार मैंने अपना पोस्ट भी बनाया है। ये पोस्ट मेरी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको इसको लिखना हो तो वेबसाइट का नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, epathshala.com है मेरी वेबसाइट का नाम। तो फर्स्ट एजेंसी आ जाती है हमारी यूनेप। इसका फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर आप किसी भी चीज़ का आंसर लिखते तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको लिखनी है उसकी स्थापना। ठीक है, सबसे पहले कब क्या लिखना है? उसका स्थापना लिखनी है। जैसे इसमें मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, तो आप सीधा सीधा स्थापना करके लिख दीजिए 5 जून 1972। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। इतना भी लिख दोगे या सिर्फ इतना ही लिखोगे 5 जून 1972 तो ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने आपका जो क्या बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट वो क्लियर किया है कि वो क्या हुआ था उस दिन। ठीक है, तो स्थापना देखिए इसकी, यूनेप की स्थापना। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। स्टॉकहोम में हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में सम्मेलन। ठीक है, कौन सा सम्मेलन हुआ था? ये संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये सबसे पुराना और पहला सम्मेलन है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूनेप को, कि विश्व स्तरीय स्तर पर पहले इन्वायरमेंट को इतना तवज्जो देते ही नहीं था कि पर्यावरण को भी कुछ संरक्षण करना है। तो 1972 में पर हमको समझ में आ गया था कि पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। तो 1972 में स्टॉकहोम में क्या किया था? यूनेप की स्थापना की गई और इसीलिए 5 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इतना में समझ में आ गया। तो यूनेप में मैंने इतना डिटेल बता दिया, आपको आंसर में क्या लिखना है? स्थापना लिखना है बस। सबसे पहले फुल फॉर्म लिखना है, फिर स्थापना लिखना है 5 जून 1972। ठीक है, लिख लिया। अब भैया इसका मुख्यालय लिखोगे आप, मुख्यालय आ जाएगा इसका नैरोबी केन्या में, मुख्यालय आ जाएगा नैरोबी केन्या। वर्तमान अध्यक्ष देखिए, वर्तमान अध्यक्ष आप मुझे नहीं पता कब वीडियो देखेंगे इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। बट मैं जब बना रही हूँ तब इसमें वर्तमान जो है वो है इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन कर लो। ठीक है, यूरोप के कार्यकारी निदेशक है जिन्होंने 2019 में पदभार ग्रहण किया। अब हम कार्य लिखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ नाम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो क्या काम करेगा? अब यूनाइटेड है मतलब वैश्विक स्तर की है, तो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडे को समन्वित करता है। पर्यावरण संरक्षण है ना, यहाँ से टर्म्स उठाओ, क्या क्या करेगा ये? पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करेगा, प्रोत्साहित करेगा, पर्यावरण की जानकारी और उसके शोध या विज्ञान को बढ़ावा देगा, जलवायु परिवर्तन, आपदा और संघर्षों, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पर्यावरण शासन, रासायनिक और अपशिष्ट प्रबंधन, जितना ये सब किससे रिलेटेड है? हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो इन सब को दक्षता जैसे मुद्दों पर ये काम करता है। समझ में आ गया? बिल्कुल संक्षेप में उसका काम बता दिया है। अब इसका महत्व देख लो, क्या महत्व करेगा ये, क्या भूमिका निभाएगा? तो पर्यावरण के नीतियों और मानकों में जो स्टैंडर्ड, जो वो स्टैंडर्ड बनाता है जो बाकी सभी देशों को फॉलो करना चाहिए, अनिवार्य नहीं है ये। ठीक है, करना चाहिए, ऐसी नीतियों को बनाता है। यह विभिन्न देशों को पर्यावरणीय मुद्दों पर मार्गदर्शन देता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या क्या करेगा ये? एक तो नीतियों और मानकों का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरा मार्गदर्शन देगा, तीसरा सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, यूनेप की पहले से जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पेरिस समझौता वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों से निपटने का अत्यंत प्रभावी रही है। ठीक है, ये इतना अच्छी लाइन नहीं है, महत्व उतना ही ठीक था। उसका आता है हम IUCN। IUCN क्या है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। में इसका नाम चेंज करके आजकल ये भी बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, IUCN जो है एक वो रेड डाटा बुक जारी करती है। वो मेनली जो IUCN है ना, वो जैव विविधता पे काम करती है, मतलब जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, ठीक है, उस टाइप से काम करती है। जैसे 7 प्रजातियां इसने बताई हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आंसर इफेक्टिव बनाना है भैया आपको। इसकी हुई है स्थापना 5 अक्टूबर, याद हो जाएगा। वो क्या थी? 5 जून, और IUCN क्या है? अक्टूबर।
1948 में फ्रांस फॉन्टेनब्लो ने की थी, फ्रांस के फॉन्टेनब्लो में की गई थी। ठीक है, तो इतना ही याद कर लो भैया, 5 अक्टूबर 1948। ठीक है, मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ग्लैंड नहीं याद हो तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो देखिए वो जो एंडरसन है ना, वो इसके महानिदेशक है और उसकी कार्यकारी महानिदेशक है। ठीक है, तो कर सकते हो। IUCN क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों, मैंने बताया था ना इसका नाम नेचुरल रिसोर्सेस कर दिया है। तो प्राकृतिक संसाधनों है ना के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इसके साथ इसका मेन काम तो यही है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, इसके साथ साथ ये इसके मेन काम है। उसके अलावा वो पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन हो गया, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पर्यावरण के कानून हो गए, नीति हो गए, उसमें सहायता प्रदान करता है। अब रेड लिस्ट के माध्यम से प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का आकलन भी करता है। मैंने जैसे कि बताया रेड डाटा बुक ये बनाता है। अब इसका महत्व क्या है? देखिए इसका महत्व क्या है, क्या है इसका उपयोग? IUCN वैज्ञानिक अनुसंधानों और विशेषज्ञों के नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो मैं बताऊं, जो एजेंसीज होती ना, एजेंसियां हम पढ़ रहे हैं, एजेंसी पर्यावरण की एजेंसी क्या करेगी बताओ? संरक्षण करेगी। ठीक है, संरक्षण के उपाय बताएगी तुमको, या तो मतलब उपाय बताएगी, सहायता करेगी, शोध करेगी। ठीक है, रिपोर्ट बनाएगी, डाटाबेस बनाएगी। मतलब ये नहीं समझ में आए ना तो ये सब चीज़ें लिख दो, क्योंकि इनका काम है ही क्या? बस ये लिखो कि राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसे IUCN भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। ठीक है, फिर इसकी रिपोर्ट और डाटाबेस नीति निर्माताओं, संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं के लिए बहुत मूल्यवान साधन है, क्योंकि मेनली ये रिपोर्ट्स बनाता है। रेड डाटा बुक भी है, वो रिपोर्ट है, कौन सी प्रजाति खतरे में है तो कौन सी प्रजाति को संरक्षण ज़्यादा दिया जाना चाहिए। ठीक है, और मेन चीज़ देखो मैं आपको बता रही थी ना, IUCN द्वारा किए गए कार्य वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये मेन हमको बताती है जैव विविधता को संरक्षण रखने की। अब आता है हमारा भारत का आता है। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल पढ़ लिया, अब हमारे देश पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, अब इसकी स्थापना कब हुई है? इस मंत्रालय की स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई है। मुख्यालय ऑब्वियस नई दिल्ली, भारत में। वर्तमान अध्यक्ष देखिए आप इसके, भूपेंद्र यादव इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। कार्य क्या होगा? अब बताओ कार्य क्या होगा इसका? जो बाकी दो के कार्य हैं वो इसके भी कार्य हैं, पर ये राष्ट्रीय स्तर पे करेगा कार्य। ठीक, जैसे पर्यावरण वन संसाधनों का संरक्षण करना है इसका काम भी, नीति निर्माण है इसका काम भी, जैव विविधता संरक्षण है इसका काम भी। ठीक है, इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण, वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय कानून नियम। अब आप बताओ कोई मंत्रालय है, वो मंत्रालय क्या बस एक यही काम करेगा? वो कानून भी बनाएगा ना, कानून बना सकता है, वो नियम बना सकता है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। और ये नियम और कानून दंडनीय भी होते हैं, क्योंकि ये मंत्रालय है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। ठीक है, कि वो संस्था जैसे काम कर रही है। क्लियर है? महत्व क्या है इसका? यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काम ही क्या है? पर्यावरण संरक्षण तो काम है। इसके कार्यक्रम और नीतियाँ वन्य जीवों की सुरक्षा, वनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वही चीज रिपीट कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ। वन का संरक्षण आ गया, वन्य जीवों का संरक्षण आ गया, जलवायु परिवर्तन आ गया, महत्वपूर्ण योगदान देती है। मंत्रालय की पहले राष्ट्रीय पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार और परिणामी जगत को बढ़ाने में अहम है। ठीक है, उसके बाद है अपना CPCB। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब मेरे को बताओ, वो मंत्रालय था तो उसके अंडर में ये बोर्ड भी काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। वाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत ने ये बोर्ड बनाया है। किसके लिए बनाया है? नाम में क्या दिख रहा है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नीचे ही लिखा हुआ है, देखिए उसका लोगो है, ये मैंने उसी से डाउनलोड किया था। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई है? 1974 में। अब 1974 में, अब या आप बोलोगे कि ये तो 74 में बन गया, वो 85 में बना। भैया हमने ये बोर्ड का गठन पहले ही कर दिया था। कब कर दिया था? जब जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जब 1974 में। देखिए 2 अधिनियम आपको रट लेना है, एक तो जल प्रदूषण अधिनियम जो बना था 1974 में, एक वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? CPCB की जल का जब बना था तब इसकी स्थापना इसके तहत कर दी गई थी। लेकिन वो किसके अंडर में कार्य करता है?
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो स्थापना कब हुई है सीपीसीबी की? 1974 में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तपन कुमार सेनापति सीपीसीबी के अध्यक्ष हैं। पॉल्यूशन से याद कर लो, तपन कुमार सेनापति। अब कार्य क्या होगा? अब मुझे बताओ, प्रदूषण नियंत्रण का है, ठीक है। तो क्या काम करेगा वो? मुख्य कार्य वायु और जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण है। यह राष्ट्रीय पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों का निर्धारण और पालन सुनिश्चित करता है। ये भी मानक निर्धारण करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ की वायु बहुत प्रदूषित है, ये बताता है, बोर्ड बताता है, क्योंकि बोर्ड के काम ही है ना, ठीक है। जैसे अपने बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वगैरह सब बोर्ड है, तो वो मानक तैयार करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का विकास, प्रचार और विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से निपटने की नीतियों के उपाय सुझाता है। मेरे को एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को कि ये जो बोर्ड वगैरह होते हैं ना, ये लोग उपाय सुझाते हैं, सलाह देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। सरकार फिर नीतियां बनाती है और ये नीति बनाने के उपाय सुझाते हैं। दैट मच इज क्लियर टू ऑल, क्योंकि ये बोर्ड है। महत्व क्या है बताओ, क्या महत्व होगा? वही की वही महत्व लिख दो इसमें भी। पर्यावरण की निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रमुख एजेंसी है। इसकी रिपोर्ट डेटा, जैसे अपन ने IUCN इंटरनेशनल में काम कर रही थी, ये नेशनल में, इसकी रिपोर्ट और डेटा क्या करती है? नीति निर्माताओं के लिए निर्णय लेने में आपको मदद करती है। सीपीसीबी के प्रयासों ने देश भर में प्रदूषण स्तरों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। CEE that is the Center for Environmental Education, Center for Environmental Education, सबके कार्य उसके नाम में छुपे हैं, ठीक है। ये देखिए CCE का स्थापना कब हुई है? 1984 में। 1984 में। अच्छा मुझे बताओ, भारत सरकार ने फॉरेस्ट की कब करी है डिपार्टमेंट की? 1985 में। 1985 में करी है, ठीक है। अभी अपन ने जो पढ़ा सीपीसीबी बोर्ड की कब हुई है? 1974 में हुई है, वो भी जल के साथ हुई है, ठीक है। और CEE की कब हुई है? 84 में हुई है, ठीक है। थोड़ा याद करते हुए चलो। तो CEE की स्थापना 84 में भारत सरकार और नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट द्वारा की गई है, ठीक है। अगर आप ये लिखोगे ना, सामने वाला बहुत इंप्रेस हो जाएगा आपसे। भारत सरकार और नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट द्वारा साथ में की है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे? अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष देखिए, अब अहमदाबाद में कौन होंगे भैया? साराभाई, ठीक है। तो वर्तमान में कार्तिकेय साराभाई CEE के निर्देशक हैं। अब इसका काम क्या होगा? नाम में एजुकेशन छुपा है, तो काम क्या होगा बताइए? इसका काम है पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। यह संगठन शिक्षा, संचार, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। यह स्कूल, कॉलेजों और समुदाय में पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। और जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारी संसाधन सामग्री भी प्रदान करता है, ठीक है। CE की ये वापस वही आ गया। अब इसका महत्व पढ़ लेते हैं हम लोग। महत्व क्या है CEE का? क्या होगा बताओ? पर्यावरण शिक्षा को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शिक्षा ही है। इसके कार्यक्रम और पहले बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने और सतत विकास के महत्व को समझे। मतलब इसने युवाओं और बच्चों को क्या किया है? पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। CEE के प्रयासों ने पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। अब आते हैं आप लोग NAEB, दैट इज नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक। अब ये क्या करेगा? एफॉरेस्टेशन क्या होता है? निर्वनीकरण बोलते हैं ना शायद हिंदी में, ठीक है। देख लेते हैं। अब इसकी स्थापना देखो, ये नया 1992 में है। भारत सरकार ने करी है। मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, ठीक है। इस बोर्ड के क्या है? वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री जो वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब इस बोर्ड में क्या है? वनीकरण। कार्य क्या है? वनीकरण मतलब पेड़ों को लगाना, पारिस्थितिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। यह संगठन वनीकरण, सामाजिक वनीकरण, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं चलाता है।
यह स्थानीय समुदाय को शामिल करके सतत वन प्रबंधन और वनीकरण के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। क्या क्या ध्यान रखोगे? इसको मिटा दो। क्या क्या ध्यान रखोगे? वनीकरण, पारिस्थितिकी विकास, फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए योजनाएं परियोजनाएं चलाता है। इसके साथ ही स्थानीय समुदाय को शामिल करके स्थानीय क्षेत्र में भी कर रहा है, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र में भी करता है ये, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट इसका महत्व हम लोग पढ़ लेते हैं। महत्व क्या है? NEB ने भारत में वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखो वो जो कार्य है वही महत्व है। इसके कार्यक्रम से क्या हुआ है? वन आवरण बढ़ा है। मैंने बताया ना, वनीकरण क्या होता है? वन को बढ़ाना, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण, अब वो पारिस्थितिकी तंत्र कर रहा है तो जैव विविधता संरक्षण में, ठीक है। ग्रामीण आजीविका सुधारने में, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो NAEB बोर्ड है ना, वो ग्रामीण या स्थानीय क्षेत्रों पर कार्यरत अपना कार्य करता है, ठीक है, क्रियाशील है। तो NAEB प्रयासों से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। सो ये हो गया हमारी एजेंसीज ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसमें आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, मेरे हिसाब से तो ये सफिशिएंट होता है। अगर किसी एक का आता है तो उसका स्थापना, मुख्यालय, उसके वर्तमान कार्य और उद्देश्य, दैट मच इज सफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।